तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और नादिया, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, इस पे दिल। आप सब भी भाई जो गाले कोई बात नहीं, इस पे जान भी कुर्बान है। बेशक ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आवाज है आपकी ज़ुहैब। थैंक यू। ये तो दिल से निकलती है ना आवाज। मेरा तो ऐसा गला बैठा है बोल बोल के, और ये नहीं कि हम लोग तो बहुत देर तक यहाँ रहते हैं, शो प्लान करते हैं, बोलते रहते हैं, घर जाके फिर हम बोलते हैं और उसके बाद बोलते ही रहते हैं। को 3 बजे तक मैं भी बोलती रही तो मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको मैं ज्वाइन करूंगी तो फिर ये तो वो असर नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आपकी आवाज बहुत गूंज रही है जी। अच्छा, आपकी आवाज बैठी हुई भी बहुत गूंज रही है, आपको अंदाजा होगा इस बात का? कैसे कैसे? हाँ, ये जो हमारा दुश्मन भारत है वहां तक तो ऐसी पहुंची है आपकी आवाज के उनको जो मिर्चें लगी है भी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे पानी पी रहे हैं वो, लेकिन कुछ बिल्कुल। कल हमें पता चला कि हमारा चैनल 365 इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि कंपैरेटिवली नया चैनल है तो उन्होंने शुरू में ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने मार्क नहीं किया हुआ था इस चैनल को क्योंकि इट्स रिलेटिवली न्यू। और फिर उसके बाद कल अचानक जब बंद हुआ है तो समझ में नहीं आई और फिर हमने इन्वेस्टिगेशन हमारे चैनल ने शुरू की और पता चला कि द रीजन फॉर ब्लॉकिंग 365 इन इंडिया इज राइज एंड शाइन। जी, तो ये आप ना समझे कि बैठी हुई आवाज आपकी नहीं जा रही वहां तक। बिल्कुल। कोई 3-4 दिन में 10 मिलियन जो हैं हिंदुस्तानियों ने हमारा शो देखा, हमारी क्लिप्स देखी, आग लग गई उनके तन बदन में। और खैर कुछ लोगों को बहुत सही फैक्ट्स भी पता चले, कुछ लोगों को गुस्सा आया और ज़्यादातर बल्कि अपने ही लोगों पे इतने शदीद कमेंट्स आए। अगर आप हमारी देखें भी कुछ क्लिप्स, उसमें आपको भारतीयों के बिल्कुल सही कमेंट्स। और देखें यही तो वजह है जब भी तो बंद किया है ना। जी जी, कि वो जो भारतीय, हमें भी कमेंट्स, आपको याद है ना हमारे शो पे कितने कमेंट्स? बेशक, हमारे तो व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे। ये सवालात आप जो खड़े कर रहे हैं वाकई हम भी इसके जवाब में नहीं मिल रहे हैं इस तरह की बात। तो मेरा ख्याल ये बड़ी अच्छी बात है कि वजह ये कि जब बाकी चैनल्स बनते तो हम सबका काम वहां कर रहे थे, तो हमने भी वहां तोपे चलाई और लग गई, आए लगी, भरपूर तरीके से लड़ा और उसकी वजह है कि उन्होंने हमारा बिल्कुल तो वीपीएन लगा के देखें। बिल्कुल वीपीएन लगा के देखें। और एक्चुअली एक बात मैं बताऊं, इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक के रिकॉर्ड वीपीएन्स डाउनलोड हुए हैं द लास्ट वीक इन इंडिया। हमारे ड्रामे देखने के लिए तो वैसे ही है, वो तो उनका नशा टूटता है ना, हमको तो ऐसे तलब होने शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कि सही खबर क्या चल रही है, वो पाकिस्तानी खबरें देख रहे हैं, भारतीय देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज ऑन वीपीएन। शाबाश, बहुत जरूरी है। अच्छा, हम भी देख रहे हैं इंडिया में क्या चल रहा है। कल तो बिल्कुल ही फैनेटिसिज्म का शिकार, वो बिल्कुल ही जरूर, यानी वो बता रहे कराची में इधर हो गया है, वहां पेशावर में हमला कर दिया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग बाजारों में खाना पीना जैसे रूटीन का काम होता है उस तरह चल रहा होता है। तो इंडिया ने तो कल बिल्कुल ही हदें ऐसी क्रॉस की इंडियन मीडिया ने, और खुद उनको शर्मिंदगी नहीं होती इस बात पे कि उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया जैसे भारत ने कोई अटैक कर दिया और सब पाकिस्तान तबाह बर्बाद, आज की रात बड़ी भारी पड़ जाएगी पाकिस्तान पर। अजीब सी बातें कर। और उनके कुछ एंकर्स हैं, जब ये फॉल्स रिपोर्टिंग करके घर गए तो उनके बच्चों ने उनको कहा कि मामा बाबा शेम ऑन यू। उनके अपने बच्चों ने बोला, क्योंकि उनको पता है कि हकीकत नहीं, उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये बम धमाके आपके ऊपर ही होंगे बहुत जल्द। अच्छा, वैसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज आप एवरीबडी सुनिए गौर से। भारत के मीडिया ने कल ये इंकिशाफ किया, उर्दू माशाल्लाह मेरी भी अच्छी होगी थोड़ी सी, इंकिशाफ किया, दुनिया को बताया कि जो कराची में धमाके हुए हैं, पोर्ट को तबाह कर दिया, कराची हिल गया, इस्लामाबाद हिल गया, लाहौर हिल गया। और मैं ये बताऊंगी, जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। जी हाँ, बंद कर दो, यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की, वहां जो उसमें धमाके हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है, वो जो आपका वो जो हिल रहा है ना वो उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं, झूठो। अच्छा, और धमाके अपने खुद कर रहे हैं आप? ये तो खैर नादिया ने बात की है, खुद वो कर रहे हैं। और हमारे ऑफिस जो उनके तैयारों को हमने गिराया है, उसके बाद उसके पजामे में धमाके तो होने हैं। तो नरेंद्र को जाके मोदी को देखो, हालत बुरी है उसकी, यहाँ तक आवाजें आ रही हैं, बस कर दो। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है आपके पास, मुझे बताइए, ये कुछ क्या? ओ हाँ,
मेरे पास क्या है मैं बताती हूँ। बताएं ना, बिल्कुल बताएं। जलील हो रहे हैं वैसे तो जो हिंदुस्तानी है उनका जो गलत रिपोर्टिंग का सिलसिला चल रहा है, कुछ लोग फिर भी शाहरुख खान को जी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात हो रही है सारा वो खुद कह रहे हैं डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अजीब चीजें क्या, व्हाट द हेल। और आज हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, सफाई करनी है, हमें भी अपना पार्ट अदा करना है। कल मेरा बच्चा पूछा मम्मा आप इतनी देर से आते हो आप क्या कर रहे हो, मैं कहा बेटा जंग लड़ रही हूँ। जंग लड़ रहे हैं, अपने महाज पे जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। फौजी हो, कहाँ लड़ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं भाई, आसमान पे तो हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स लड़ रहे हैं, ज़मीन पे आर्मी ऑफिसर्स लड़ रहे हैं, नेवी पे हमारे जो नेवी है वो हमारे समुद्रों पे लड़ी है। मामा कहाँ लड़ी है? मामा लड़ी है टीवी पे। तो ये अपने अपने महाज पे सब लड़ रहे हैं ना, इसी की तो जरूरत है, इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा कि अपने अपने महाज पर आपने जंग लड़नी है। अगर आप मीडिया में है, मीडिया पर्सन है, तो वहां से आप जंग, डॉक्टर हैं तो अपने महाज पर अपनी सारी छुट्टियां खत्म होती है, डेडिकेशन से वो काम करें, नर्सेज है, यही तो एक कौम होने का सबूत देने का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास अल्लाह की ब्लेसिंग है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास आवाज है तो मुझे अपनी आवाज से लड़ना है, जोहेब को अपनी आवाज से लड़ना है, जो कि हम कर रहे हैं। अच्छा अभी मैंने कहा कि इन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह मिली नगमा सुनाया, मैं भी कुछ सुनाऊं तो मैं ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ, ड्रामों की ओएसटी देखती हूँ। एक ओएसटी भी मशहूर हुआ डायन ड्रामे का, मुझे पसंद भी बड़ा, उसका ओएसटी कल चला रेडियो पे। अच्छा तो मैंने कहा मिली नगमों में ये कैसे चल गया, ओएसटी चलाने का कौन सा टाइम है, क्योंकि रेडियो पे इस वक्त तो हमारे मिली नगमे चल रहे हैं। फिर मैंने गौर से सुना, उफ, और मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है इस वक्त भारत को जवाब है। सुनिएगा आप रिपीट करें। बहुत सह चुका दिल सितम दर सितम, गला आवाज बैठी हुई, बहुत सह चुका दिल सितम दर सितम, अब हर एक सितम लौटाया जाएगा, लौटाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। क्या जबरदस्त लिरिक्स क्या है बात है। फिर ये तो मैच कर गया, हल्के ये ड्रामे का हुआ है, ये मैच करके आगे सुने कि आया है सारे हिसाबों का दिन, आया है सारे हिसाबों का दिन, कि आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा, गिन के बदला चुकाया जाएगा, बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। ब्यूटीफुल, क्या बात है, सही, बिल्कुल सही। मतलब ही आपने बदल गया। बी फिटिंग, हाँ बिल्कुल वही जवाब, मतलब ही बदल गया। और बिल्कुल इसमें तशरीह अगर आप इसकी करने बैठे तो ये भारत के लिए एक पैगाम है इसके अंदर कि हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे जो जिस आरजे ने इसको पिक किया और चलाया रेडियो पे, शाबाश जी। अच्छा अब नादिया हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी बता दें कि मुल्क में क्या पेशरफ्त हुई है और ISPR और हुकूमत की तरफ से क्या ब्रीफिंग्स वगैरह दी गई हैं। तो जनाब एक ब्रीफिंग दी गई DG ISPR ने और वजीर खारजा इसाकदार मौजूद थे उनके साथ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करेगा तो सबके सामने करेगा ना, सबको उसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि कल से हमने ये देखा, आप भी देख रही होंगी कि भारत कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, 15 मकामात पर पाकिस्तान ने हमले कर दिए। पाकिस्तान उसको डिनाई कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया है, हाँ हम करेंगे, हम अपने वक्त पे करेंगे और उसकी गूंज आपको सुनाई देगी। तो ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान आने वाली किसी भी चीज पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। कल जो देखा आपने कि वो ड्रोन्स आए और उनको गिराया, जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए उनको बखूबी और बर वक्त गिराया गया। तो जनाब पाकिस्तान ने अब तक भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं जो कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ भेजे। भारतीय ड्रोन्स हमलों में एक शहरी शहीद हुआ और 4 फौजी जवान जख्मी भी हुए। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, पाक फौज खड़ी है, कुछ नहीं होगा, भारत दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करे। तो कल ये ड्रोन्स का एक उन्होंने ड्रामा किया और ड्रोन्स भेजे, मतलब वो ऐसी बात है कि आप राफेल से अपने बचाने के लिए, अब ये क्या एयरफोर्स कह रही है ना उनकी कि हम नहीं उड़ना चाह रहे भाई, हम उड़ते हैं तो पाकिस्तान जवाब देता है, राफेल भी गिर जाता है और हमारे पायलट्स भी मर जाते हैं। तो भाई कुछ ऐसा करे, कोई ड्रोन भेजे छोटे मोटे। सही बात है ये हो रहा है। बाकी वो सवाल कर रहे हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, हमारा रीजन क्या है। वो वहां अपने देखो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान जो हैं वो तो डट के खड़े हैं, मरने से कोई डर नहीं। बिकॉज मैं आपको बताऊं जंग में जरूरी है कि आपके पास एक रीजन हो। अगर हमारा भी रीजन वीक होता तो शायद हमें वो हिम्मत जुनून जज्बा ना होता, लेकिन हमारा स्टांस बड़ा ही मजबूत है क्योंकि हम डिफेंड कर रहे हैं अपने मुल्क को। अच्छा, ये जो भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो इस पर भी वजाहत दे दी DG ISPR। उन्होंने कहा अमृतसर में भारतीय तंजीबात को भारतीय मिसाइल नहीं निशाना बनाया। अच्छा तो बौखलाहट की मतलब बात ये कि वो खुद ही फट गए अपने लोगों पे। बिल्कुल, शेम ऑन यू। कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हम रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अमृतसर अपने ही अब फौजी तंजीबात को निशाना बना रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे लग रहा है बाद में यही हमें अप्रोच करेंगे कि यार कोई क्रैश कोर्स करा दें पायलट्स को, हैं जी, बाकी लोगों को थोड़ा सा हमारी फोर्सेस को कोई कोर्स करा दें। हमसे हम हो नहीं पा रहा।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और पेशरफ्त हुई है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक रब्ता किया है और भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। इसके साथ साथ नायब सदर जो हैं अमरीका के, उन्होंने नादिया एक बात कर दी है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा कि हम इस पाक भारत तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला ना जाए, लेकिन इन दोनों की जो इस वक्त चल रही है सूरत हाल, इसमें हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इन दोनों मुल्कों को ये निपटाना पड़ेगा। तो ये जरा सोच के आप रखें कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस आपके साथ खड़ा हो जाएगा आकर, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं तो मुझे तो यही इसी स्टेटमेंट की उम्मीद। हाँ, नहीं, ये जो भारत कर रहा था ना एक्सपेक्ट, भारत तो कह रहा है ना इंटरनेशनली कि हमें जरा सा हम आइसोलेट हो रहे हैं तुम्हारा, तो उन्होंने कह दिया कि हम पाक भारत तनाज़े में उस तरीके से बीच में नहीं पड़ेंगे जैसे आप समझ रहे हैं कि दोनों, हम ये कोशिश करते हैं, ये कह सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्क बैठे और मामला को हल करें। तो ये दूसरी हमारी टॉप स्टोरी। भारत की इतनी बुरी इस वक्त सिचुएशन है क्योंकि जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये उनके लोग बता रहे हैं, मुझे वहां से बड़ा कुछ पता चल रहा है कि जी देखिए, आपको नेपाल आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका आपको आंखें दिखा रहा है, क्योंकि जो माजी में आप कर चुके हैं वहां गंद, जो उनके ऊपर जुल्म कर चुके हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स आपने इन मुल्कों पे किए हैं, उनका आपको हिसाब देना पड़ेगा। उनके जो है मुजरिम, जो उनके कहना चाहिए ना कि क्या कहते हैं मुजरिम, उनके जो दहशतगर्द हैं, उनके जो मुजरिम है, उनको आपने पनाह दी, ठीक है ना। तो अब आपका साथ वो कैसे देंगे? तो एक्चुअली इस खित्ते में इनकी कोई सपोर्ट है ही नहीं। आंखें दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह टाइम आने पे इनको मारेंगे भी। बिल्कुल ऐसे। देखिए, दिल में रह जाती है बात, जस्ट द राइट मोमेंट के जब सही टाइम आता है, फिर आपको जो है ना हिसाब आपसे लिया जाता है, गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा। भारत तैयार रहना, तैयार है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कुछ मुल्की सूरत हाल से मुताल्लिक बता दें, पाक भारत कशीदगी को लेकर मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आर्जी तौर पर बंद किए गए। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस इस सिलसिले में जारी कर दिया है। अमन ओमान की बिगड़ती सूरत हाल, तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया पंजाब में। तो ये मुल्क में सूरत हाल है। PSL को भी जरा शिफ्ट करने की अब बात हो रही है और उसके मैचेस ये देखिए, ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इसको कुछ और ना समझा जाए। और मैं सब लोगों को, सारी आवाम से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपनी फौज से ना सवाल करना आप छोड़ दें। ट्रस्ट होता है ना, जिससे हकीकत होती है, अकीदत होती है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है, हमें है अपनी फौज से। सवाल मत करें ये क्यों नहीं किया, आपको ज्यादा पता है, उनको पता है। बिल्कुल। PSL के 8 मैचेस हैं जो कि अब दुबई में शिफ्ट किए जाएंगे और फाइट वो कर रहे हैं, दे नो बेटर, दे नो बेस्ट। तो प्लीज वो जितना टाइम ले रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं इसलिए कि ताकि नुकसान कम से कम हो, और आगे उसके बाद जो स्टेप होगा, जारी बात है, अभी हम जब हमला करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी भी तो तैयारी करनी है। तैयारी करके जाएं, फौजी तैयारी कर रहे हैं, आप सवाल मत करें, बदगुमान मत हो, इंतजार कीजिए। 8 मैचेस हैं जो कि अब दुबई शिफ्ट कर लिए जाएंगे। इसके साथ IPL के मैच के दौरान उसको लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई और वहां पर ऐलान कर दिया गया IPL इंडिया में, और उन्होंने कहा कि फौरन इस ग्राउंड को खाली कर दें। जो फॉरेनर्स आए हुए थे उनकी वीडियोस बड़ी बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, भारत में डर और खौफ की फजा बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो जो लोग बना रहे हैं ना वीडियोस, वो तो छुप नहीं सकती, उनको कैसे आप ब्लॉक करेंगे। अच्छा, हम थोड़ी देर में आपको कुछ जो सेलिब्रिटीज के स्टेटस लगे हैं जो हमें समझ आए हैं, और ये हुआ भी हमारे शो के बाद एक वेव निकली है जिसमें एहसास हुआ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को कि नहीं यार, अब हम न्यूट्रल नहीं बैठ सकते, वी हैव टू से समथिंग। तो बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे स्टेटस आए सेलिब्रिटीज़ के, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये जंग सबकी है, सबको लड़नी है। तो हमारे सेलिब्रिटीज़ ने भी स्टेटस लगाए, वीडियोस बनाई, हम आपको दिखाएंगे कि उनके क्या स्टेटस थे, हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। लेकिन कुछ स्टेटस ऐसे थे सेलिब्रिटीज़ के जो समझ में नहीं आ रहे थे, जो समझ नहीं आ रहा है कि किसकी कंडेमनेशन है, वो किसकी बात कर रहे हैं, किस मुल्क की बात कर रहे हैं, या हमें घुमा रहे हैं, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे ऑन राइज एंड शाइन। स्टे विद अस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने शो को और ये आपको दिखाएंगे जरूर कि सेलिब्रिटीज ने क्या बात की है, बीच की कुछ बात की है। इस वक्त जरा ये जो भारत ने कल से जो एक माहौल बनाया हुआ है, इस पर हम थोड़ा सा तज्जिया लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये कहिएगा, कल से हम देख रहे हैं भारत को, यानी पाकिस्तान ने तो अभी तक हमला किया नहीं है, लेकिन भारत कल से यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने 15 मकामात पर हमारे हमले कर दिए हैं, पाकिस्तान रॉकेट फायर कर रहा है। ये क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से? देखिए, ये झूठ तो बात उसकी आदत है, प्रोपेगेंडा उसकी आदत है, फॉल्स फ्लैग उसकी आदत है। तो अब ये दुनिया को, अभी हम लोगों को बावर करा है कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है जवाब बनाने के लिए कि उसने जो
हमारे ऊपर गैर कानूनी और गैर इखलाकी किस्म के हरकत की है ये पहले जंग छेड़कर, तो वो अब उसको जस्टिफाई करना चाह रहा है। लेकिन देखें, बात ये है कि वहाँ इतने मुल्कों के एम्बेसडर बैठे हैं, डिफेंस अटैचेज बैठे हैं, बहुत से मुल्कों की इंटेलिजेंसीज वहाँ काम कर रही है। पब्लिक आजकल कोई अगर बम गिरता है या कोई रॉकेट गिरता है, मिसाइल गिरता है, जहाज गिरता है, तो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, सब लोग देख लेते हैं, कोई चीज छुपी रहती नहीं है आजकल। जी तो बिल्कुल सर, उन्होंने एक वीडियो लगाई थी कि जी कराची में धमाका हुआ है, सड़कें दिखाई, लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हमारी सड़कें ही नहीं है। हाँ। ये बहुत साफ सड़कें हैं, आपने कहाँ की फुटेज लगा दी, इसमें तो खड्डे भी नहीं है, हम तो अपनी नहीं, सड़क को पहचानते हैं। झूठ, ये भी रात को चल रहा था, कराची पोर्ट को टोटल जी, तबाह जी। कर दिया गया है। क्या बात है जी। वहां से मेरा ख्याल है एक वीडियो बनाई जाए, कोई मिली नगमा वहां पिक्चराइज करते हैं हाँ। और उनको भेजते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि ये जो कल भारतीय ड्रोन आए, इस पर बड़ी मुल्क में भी बात हो रही है, और कुछ सारे लोग जिनको पता नहीं है इस बारे में कि वॉरफेयर क्या होता है, जंगी सूरत-ए-हाल में किस तरीके से ड्रोन को गिराया जाता है, क्या टेक्निक होती है, तो उनके जानने के लिए मुझे बताइए कि ये ड्रोन का आना, दूसरे मुल्क में गिरना गिराना कैसे होता है, ये जरा वजाहत से थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो ड्रोन्स हैं बेसिकली 35,000 स्क्वायर फुट तक ऊपर जा सकते हैं, यानी जहाज की सीलिंग से भी ऊपर, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, और इसके अंदर कोई 50 पाउंड या क्या 25 किलो कह सकते हैं, उससे कम कोई बारूद हो, ताकि फट भी सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं टारगेट पर जाके लगे। लेकिन बेसिक काम इनका ये है कि ये जब किसी की टेरिटरी में दाखिल होकर ऊपर से नीचे उतरते हैं, और टारगेट इनको दिया होता है कि सरगोदा एयरफील्ड की तरफ जाओ, या सकेसर का राडार है उसकी तरफ जाओ, या जहां जाओ, तो वो जब उसकी तरफ जाते हैं तो वहां सिग्नल भेजते हैं, और हमारा रेडार जो उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो वो सिग्नल जो है वो अपने बेस को ट्रांसमिट कर देता है इंडिया को, जिससे पता चलता है एग्जैक्ट लोकेशन की थी, मतलब अगर वहाँ जो हथियार जिसके पीछे भेजा गया है, चाहे वो एयर डिफेंस की इक्विपमेंट हो, मिसाइल, मतलब ये स्पाई ड्रोन्स होते हैं, ये स्पाइंग के लिए आते हैं। किसके लिए? मैंने कहा स्पाई ड्रोन्स हैं, स्पाइंग के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढने आते हैं। लेकिन स्पाइंग के लिए तो आते हैं, लेकिन स्पाइंग के साथ साथ बारूद भी लगा हुआ है। बारूद में लगा होता है, ये फर्क है। अब इस पे देखिए ना, ये जो रावलपिंडी स्टेडियम के पास इन्होंने किया है, उसमें कितने दुकानें डैमेज हुई हैं, कितने रेस्टोरेंट डैमेज हुए हैं, वो क्योंकि आके वहां लग गया है। बाकी जगहों पर ये टारगेट पर नहीं एग्जैक्ट लगा। और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स का गिरा देना, ये इतना कोई आसान काम नहीं है, कितना मुश्किल काम है। फ्लाई करते हैं, मुश्किल से डिटेक्ट करते हैं, माशाल्लाह कितनी प्रिसिजन है हमारी फोर्सेस की कि उनको तबाह किया। बात ये है कि ये बात आपको भी क्लैरिफाई किया DGI SPR और दूसरों ने, कि ये चूंकि बहुत सस्ते होते हैं, इजरायली मेक है, जो इसराइल और इंडिया का बहुत कोलैबोरेशन चलता है, उसके तहत उनसे खरीदे गए। लेकिन इसके ऊपर अगर हम मिसाइल मारेंगे, या कोई जिस तरह एयरफोर्स इस्तेमाल करती है हवाई जहाज गिराने के लिए, वो बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल है, वो इन पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो कोशिश ये होती है कि जब नजदीक आए तो इनको जो हमारे एयर डिफेंस के गन्स हैं वो इनको एंगेज करें। बिल्कुल सही 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 सही। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि अभी ये जो मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, मतलब शेलिंग भी हो रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हो रहा है, तो आप इस जंग को यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली और बहुत ही स्लो पेस में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि एकदम से सूरत हाल एस्केलेट हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की LOC पर ताल्लुक है, वहाँ तो हम पिछले 75 साल से अलर्ट बैठे हुए हैं, दोनों साइड मोर्चे खोद के बंकर बना के हथियार अपने सेट करके वहां बैठे हुए हैं। अब हिंदुस्तान ने अपनी तरफ कोई बाढ़ वायर और इस टाइप की चीजें भी लगा ली हैं, लेकिन ये इस पर फायरिंग कभी कभार होती रहती है। जब उनकी मर्जी आती है, हिंदुस्तान की छेड़ते हैं, हम भी वापस फायर करते हैं। फिर जब पारा चढ़ता है तो बड़े हथियार लाए जाते हैं, और फिर तोपखाना लाया जाता है, आर्टिलरी। तो आर्टिलरी जब फायर होती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान दोनों साइड का होता है, और ज्यादा नुकसान होता है सिविलियन आबादी का, क्योंकि गोला दूर तक जाता है, फटता है, मवेशी मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हमारी आर्टिलरी, हम कोशिश करते हैं कि प्रिसाइजली एक्यूरेटली मिलिट्री टारगेट्स पे गिरे, क्योंकि जो अगर वह सिविल इलाके में गिरेगा
तो वो सब मुसलमान है, हमारे भाई है, जिनके लिए हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग आर्टिलरी। जी मुन साहब, एक चीज बताइएगा कि वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर, इतनी सीनियरिटी के साथ आपने बहुत कुछ देखा होगा अपने टाइम पे, उन जंगों का और उस वक्त के जो भी हीटेड ऐसे सिचुएशंस थी, उसको आप आज की सिचुएशन से कंपेयर करें तो क्या फर्क है? देखिए, हम तो उस जनरेशन से हैं जिसने दोनों वॉर देखी है। मैंने 65 वॉर भी देखी है, द फ्रंट लाइन सोल्जर, और 71 वॉर भी देखी है। तो इस किस्म की मैं कश्मीर के ऑपरेशन, कश्मीर में भी रहा हूँ जी, मेंबर, और वहाँ सेक्टर जो आते जहाँ एंटी टैंक डिफेंस लगाया था। तो उस जमाने में वॉरफेयर बाय एंड लार्ज सिंपल था। सिंपल का मतलब ज्यादा जो अपने छोटे वेपन्स थे, और वायरलेस बहुत भारी और कम रेंज के थे। मोबाइल सिस्टम का तो कोई ऐसा रिवाज ही नहीं था, फोटोग्राफी का रिवाज नहीं था। नहीं अगर कोई फोटोग्राफी करनी पड़ती थी अपना मोर्चों की, तो वो हवाई जहाज एयरफोर्स ही करती थी, बहुत हाइट से फोटो उतारती थी, जाके तुलते थे, फिर वो वापस आते थे। तो जो आजकल सिस्टम हो गया वो बहुत बरक रफ्तारी आ गई है हर काम के अंदर। और दूसरी बात है, अभी ये सिस्टम जो है बहुत चला गया है सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ। सही। अब ऐसे मतलब सिस्टम जैमर आ गए हैं कि आप जब उन जैमर्स को लगाए थे फ्रीक्वेंसी को, तो जो जहाज दुश्मन का आ रहा होता है उसके रडार, उसका कंट्रोल, उसका राब्ता अपनी जमीन से सबसे खत्म हो जाता है, वो ब्लाइंड हो जाता है। अच्छा, वो ब्लाइंड हो जाता है, कितनी स्किल चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये बड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, इस तरह की बेनतहा टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, और सोफिस्टिकेशन आ गई है बहुत ज्यादा, हथियार बहुत प्रिसाइज हो गए हैं। सर एक चीज और बता दीजिएगा कि ये इसको हमले को देखा कैसे जाए, यानी ड्रोन हमले को किस मैग्नीट्यूड पे जांचा जाए? अगर आर्मी के यानी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बात की जाए तो यानी क्या है, एक यानी नॉर्मल बात तो नहीं है ना। ऑब्वियसली आपके मुल्क के अंदर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो हम इसको इंटरप्रेट कैसे करें? ड्रोन भेजना जो है ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है, बिल्कुल, और एग्रेशन है, ये कोई मजाक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये आर्म्ड है, सही है, इसमें बारूद है। और वैसे भी अगर बारूद ना भी हो, वैसे भी ड्रोन भेजें, जो ये कॉड मॉड भेजते रहते हैं इंटेलिजेंस के लिए, ये सब एग्रेशन है, ये सब मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आपके एयर स्पेस में आना। लेकिन ये रेडार के ऊपर इसका बहुत क्लियर सिग्नेचर नहीं आता, छोटा होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरह बनाई गई है, बिल्कुल बहुत धब्बा इसका जो होता है वो कमजोर होता है। लेकिन भाई जब ये आता है, पिकअप हो जाता है, तो हम वेट करते हैं कि जब गन्स की रेंज में आ जाए तो जब इसको एंगेज करें। अच्छा, सही सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ी देर बाद हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे भी कि अगर ड्रोन्स आपको उनकी आवाज़ आती है, क्या आप प्रिकॉशन करने चाहिए, आप किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हैं, यू एंड योर फैमिली, तो हम उस पर ज़रूर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कुछ स्टेटस जो हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ के, लेट्स शो देम, और हम उनको रीड भी करेंगे कुछ के मैसेजेस। बात ये कि आपको जब आप मैसेज देते हो, यू हैव टू बी क्लियर, सीधी बात है, ये मैसेज किसके लिए, क्या है इस मैसेज में, आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसकी तरफ से है। जो मैसेज, जिस सेलिब्रिटी का मैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा ना, वो एक्चुअली क्लियर है भी नहीं, और इसके अदर देन दैट सारे मैसेज क्लियर हैं, बाकी सब क्लियर है। मैंने किसके कपड़े पहने, मेरी ज्वेलरी किसकी है, ये देखें जी, कोलैबोरेशन ये है, ये सब क्लियर है, ये सब क्लियर है, ये सब आता है। तो जो इतना साफ सुथरा बोलते हैं, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं आती है, मेरी यार की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, ये देखो, सारे वो देखो, ये सब क्लियर इनको आता है, ठीक है ना। और यहाँ में पिघल गया, लेकिन यहाँ में पिघल गया है, ये कैसे? अच्छा दिखाएं जरा, अगर है तो यार भाई। हाँ, जो नहीं समझ में आ रहा ना, वो असल में वाकई खुद भी क्लियर है। फवाद से शुरू करते हैं जी, क्या बात है, इनका मैसेज देखिए। अच्छा, यहाँ भी अगर अच्छा, थोड़ा सा आहिस्ता, थोड़ा सा स्लो चलाएं एहसान, थोड़ा स्लो चलाएं, शुरू से चलाएं। जी जी, my deepest condolences to the families of those injured and killed in the shameful attack. I pray for the souls of the deceased and strength for their loved ones in the days to come. Beautiful, ये कहना चाह रहे हैं कि इनको अफसोस है, बिल्कुल, जिनकी जाने गई हैं। किन की जाने गई हैं आपको अफसोस है फवाद? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कौन? अभी भी क्या पहलगाम की जो आप सैडेंड हैं उनकी बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान में जो इनोसेंट शहरियों को मारा गया है उसकी बात कर रहे हैं, उस बच्चे की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? यानी अभी भी मुझे तो वैसे 7 साल का बच्चा नमाज पढ़ने गया, कभी वापस नहीं आएगा, उसकी बात कर रहे हैं आप?
किसकी बात कर रहे हैं? अनबिलीवेबल है ये किसकी बात कर रहे हैं? समझ से बाहर है क्या मुझे अभी ये। भी फवाद, अभी भी सीरियसली समझ नहीं आता हमें, गधे हैं हम। 15-20 कौन दिन है हम? से आप खामोश चल रहे हैं और आपने ये पोस्ट किया है, फिर यानी तुम्हारी ये बहन हो solidarity गई, दिखाई आपने। वो आएगी नहीं, जलील तुम हो रहे हो हर जगह। कि अभी भी फवाद, अभी भी ये मैसेज कहाँ है इसमें? पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ठीक है जी, क्या may आपने- better sense देखते prevail। हैं हाँ, देखते हैं फोर्सेस के लिए, क्या पता फवाद ने कुछ भाई बहुत कह अच्छा रहे मैसेज दिया हो। मे बेटर सेंस प्रिवेल, ये भी लिख रहे हैं ठीक वो। है। इसके साथ साथ लिख रहे हैं अब जरा करीब क्लोज जाएंगे तो रिस्पेक्ट वही दोबारा वाला लगाएं, बिल्कुल वैसे वही form। मे बेटर सेंस प्रिवेल इंशाल्लाह। और नीचे और ऊपर जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा माशाल्लाह, ये तो यानी बहुत उन्होंने अच्छा बताया था। कि मैं पाकिस्तानी लेकिन हूं। ये से पहले जो बातें की हैं कि आपको एक्चुअली अफसोस कहाँ का है, किसके लिए है, आर्म फोर्सेस के लिए आपने क्या मैसेज दिया है, जरा मुझे बताएं अपने नहीं, जवानों my के deepest लिए। condolences to जी the जी, families। वेट कर रहे हैं, वहां भी आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, कौन बहुत सी फैंस फैमिलीज हैं। इंजर्ड हुई हैं, कौन सी फैमिलीज कहां इंजर्ड हुई हैं? जी मौला जट, Shameful बताइए attack किसने किया है? बताइए मौला जट, आप किसके लिए आपने ये मैसेज भेजा है, किसकी बात अब्बा- कर रहे हैं आप, कहाँ हैं आप? खून नहीं गरमाना, कहते हैं खून गरमा दो अपने जवानों का, लहू जो गरमा अपनी दो। अपने अपने हाँ, यहाँ भी चल रहा जान है दे ना, रहे हैं, यहाँ भी आ कुर्बान रहा कर है। रहे हैं हमारे लिए। जी जी, इधर चाहिए था। फुल रिक्वेस्ट टू ऑल, रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू हाँ, ऑल, to all. ओके, Stop टू stalking. ऑल। जी जी, And the flames with the rebel rousing टू ऑल का words. मतलब है कि पाकिस्तान को भी कह रहे हैं फोर्सेस को रोक दो। हाँ। जवाब नहीं कहा इन्होंने कि जवाब देंगे, हाँ, कह रहे hatred रोक ना दो, फैलाएं, to मोहब्बत all, का पैगाम, मोहब्बत to का पैगाम। all। जरा We ऊपर करें, stop? और ऊपर करें। हमें रिएक्ट नहीं करना। फवाद खान बताइए। रिस्पेक्टफुल, आगे आगे और ऊपर करें थोड़ा सा। फ्लेम्स विद रोजिंग। अच्छा, इट इज नॉट, अरे आप दोबारा से वो करते नहीं, हैं। बिल्कुल इट इज नॉट वर्थ द लाइव्स ऑफ इनोसेंट इनोसेंट पीपल। पीपल, किन इनोसेंट पीपल की बात कर रहे हैं फवाद खान? पता नहीं क्या वेग सा कुछ अजीब सा कोई मैसेज दिया है इन्होंने, समझ नहीं आ रहा। ये मैसेज दिया मोज़म्बिक तो की लोगों बात हो ने, रही है, लोगों ने बड़ा प्रेशर ये दिया गाजा इनको। की बात हो रही है, लोगों ने बहुत सवाल किए जी। ये बिल्कुल हम इनको आर्टिस्ट कश्मीर को, की। इन सेलिब्रिटीज की बड़ी इज्जत करते हैं, इनको हम जो है बिल्कुल, मैं स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट कि हम इनको सरों पे बिठाते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन देखिए, आपको अवाम की अदालत में अब जवाब देना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे भी ना थोड़ी सी सफाई हो, मतलब हमारे मैं मीडिया की पहले भी ये समझ सफाई रहा था होनी कि चाहिए नादिया- कि दे शुड नो कि ये अकाउंटेबल हैं, लोगों को अकाउंटेबल है, क्योंकि दे थ्राइव ऑन द व्यूज, ठीक है, और दे थ्राइव ऑन आवर लव। ये उसी से तरक्की करते हैं, उसी से कमाते हैं। ये पता नहीं, फॉलोइंग, लो जी मुझे- फॉलो कर दिया, इतनी सब इनकी सब्सक्रिप्शन है, इतने इनके फॉलोअर्स हैं। मतलब ये यूक्रेन की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, ये लोगों ने बनाए। कनाडा की बात हो रही है, आपके गाजा की फॉलोअर्स में बात है। कितनी होंगी आर्म फोर्सेस वालों की बीवियां, आर्म फोर्सेस वाले, उनके बच्चे। और ये मैसेज भेजा है आपने उनको? सीरियसली फवाद खान, ये कहोगे उनको? अच्छा, और एक और चीज है, जो लेगेसी होती है, इतनी आपको लेगेसी क्या मिली है जरा देखें तो। 65 की जंग में आपके आर्टिस्ट ने, आपके सिंगर्स ने, राइटर्स ने क्या काम किया है। 71 की जंग में आपके सिंगर्स ने, मैडम नूरजहां सबसे बड़ा नाम, आप देखें, वो तो चाहती थी कि वो महाज पे जाके लहू गरमाए जवानों का, लेकिन आपके अंदर कोई खून में आपके गर्मी नहीं है। नहीं, फवाद खान आप ने जिस दिखा मिट्टी दिया में कि पैदा जो हुए, ये कोई हीरो, खून कोई हीरो सिर्फ फिल्मों तक ही हीरो होते हैं। कट हुआ, खत्म। देखिए, इस वाकये ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लगता है कि अब इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी आर्टिस्ट किसी भी इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना आए। अब आप कहेंगे जी आप ऐसे नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं होना चाहिए? जब वो आपको बैन करते हैं, जब वो आपके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी करते हैं, आपको पता है कितनी गालियां पड़ी हैं हमारे आर्टिस्ट को वहां, एक सेकंड में आपके फैंस उल्टे हो गए, आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये आगे के कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हो सकते हैं, हो गए, और बल्कि पहले भी हुए हैं, जब इनको इंडिया से विद इन मिनट्स कहा था निकलो। इतनी बेइज्जती के बाद व्हाई शुड यू बी इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया? तो इनको ये एक्चुअली मना कर देना चाहिए ऑफिशियली कि ये किसी इंडियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, किसी इंडियन कंपनी के साथ शो नहीं के कॉन्ट्रैक्ट सिलसिले को हमने आगे बढ़ाना है नादिया। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन देखते रहिए और बस कुछ ही लम्हों में वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। और पाकिस्तानियों, अपना हौसला बुलंद रखना बिल्कुल। मैं तो गला बैठ गया, मेरी आवाज़ आपको शायद क्लियर भी नहीं, और मैं इतना बोली हूँ। हम लोग शो के बाद भी बैठते हैं, डिस्कशंस होती हैं देर तक, उसके बाद घर जाके भी हम लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। आपको फैक्ट्स पता हो जो आप बात करने जा रहे हैं, हमारी जो आवाज़ है सही जगह पहुँचे, सही तरीके से पहुँचे, कोशिश हमारी यही है। बिल्कुल, और जंगें ऊंचा ऊंचा बोल के नहीं, वो आवाज़ बैठी को कहते हैं, हौसले से जंगें जीती जाती हैं। और आप अपने अंदर यूनिटी रखें,
तो आप कोई भी जंग हो, कोई किसी भी महाज पर आप लड़ रहे हो तो जीतना ज़ाहिर है आपका मुकद्दर होता है। अच्छा, पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है नादिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी कम्युनिटीज़ किसी भी मजहब का शख्स रह रहा है, बड़ी आज़ादी से रह रहा है और पैट्रियट पाकिस्तानी है। और इसके बरक्स अगर भारत में हम सूरत हाल देखें तो बहुत ख़राब सूरत हाल है इसको लेकर। फ्रेगमेंटेड पीसेस वाली बात है ना, वो है भारतीय सोसाइटी। लेकिन पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। तो इसने बहुत प्यारे मैसेजेस बनाए हैं जी, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं। वाकई हम सब एक हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने, जो कि माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं पंजाब के। रमेश साहब, वेलकम करते हैं सर आपको, आपके जज्बे को भी हम सलाम पेश करते हैं। आपके जो बयानात आ रहे होते हैं इस वक्त पाकिस्तान को लेकर, और वो मोहब्बत नज़र आ रही होती है आपके बयानात में। तो ज़रा बताएं माहौल कैसा है, क्या समझ रहे हैं इस वक्त इस जंग की सूरत हाल के बारे में? जी, बड़ी मेहरबानी। एक तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दुनिया भर को बता रहा हूं कि हम पाकिस्तानी मोहब्बत के पुजारी हैं। हम हमेशा अमन की बात करते हैं और जो पिछले काफ़ी एक लंबे अरसे से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी वार शुरू की हुई है और हमेशा भारत पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव राय रखता है। और जो दुख की बात है, देखिए अभी आपसे पहले नादिया ही बात कर रही थी कि हमें बड़ा सोच समझ के बात करना होता है, हमें बड़ा एक ही बात को देखना है कि हमारी बात सही जगह पे पहुंचे और सही लोगों तक पहुंचे। लेकिन इस पर दुख की बात यह कि जो भारतीय मीडिया इस वक्त जिस किस्म की आग लगा रहा है, जिससे कि सनसनी फैला रहा है, तो मेरी भारतीय मीडिया से भी गुजारिश होगी कि ये दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, दोनों के पास एटमी ताकत है, जोरी तवानाई रखते हैं दोनों, और दोनों की तरफ इनोसेंट लोग रहते हैं। अभी जो भारत ने 2 दिन पहले रात के अंधेरे में जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आके इनोसेंट किलिंग की, हमारे देखे ना, आप सवाल करता है उस 7 साल की बच्चे की लाश, वो सवाल कर रही है कि मेरा क्या गुनाह था। वो 3 साल की बच्ची की लाश के सवाल करिए मेरा क्या गुनाह था। अब वो बच्चा, उसकी जो मौत है वो किसके हाथ अपना खून तलाश करे। और फिर आपने जाके सिविलियन इलाकों में जाके आपने बमबारी की, मिसाइल फेंकी और आपने वहाँ पर इनोसेंट किलिंग की। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान ने बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी कि हम आपको तहकीकात करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन भारत ने मैना मानू वाली एक बात है कि ये हमने शुरू में भी कहा कि मोदी जो उसकी सरकार है वो तो चाहती है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, सिखों को खत्म कर दिया जाए। तो इस जंग की आड़ में वो निशाना बनाएंगे अपने ही मुसलमानों को जो भारत में बसते हैं, वहां के सिखों को। और मेरे ख्याल उन्होंने ऐसी हरकतें शुरू भी कर दी हैं और उनको ये बताएंगे, क्योंकि उनकी सपोर्ट उनको खल रही है, और वो कहेंगे कि जी ये तो जी पाकिस्तान ने कराया है, धमाके वो खुद करेंगे, उनको खुद निशाना बनाएंगे और बना रहे हैं। देखिए जी, अभी कल जो हुआ है, सिख कम्युनिटी, क्योंकि जिस दिन से ये सिचुएशन क्रिएट हुई, सिख कम्युनिटी ने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं जी। अब लेकिन कल जिस तरीके का एक पूरा ड्रामा रचाया गया, और अब ये उनसे सवाल एक बनता है मोदी सरकार से कि ननकाना सब तो सिखों का मक्का और मदीना है। सिख 2 टाइम दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना सब के दर्शन, और आप जो ड्रोन भेज रहे हैं ननकाना सब भेज रहे हैं। इसी तरीके से आज जो कल भारत ने एक नई गेम चलाई कि जी पाकिस्तान ने अमृतसर पर अटैक कर दिया। मैं हुकूमत का नुमाइंदा होने की हैसियत से बताता हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम अमृतसर पे या पंजाब के ऊपर अटैक करेंगे। हमने पहले दिन से कह दिया था पंजाब पे हम अटैक नहीं करेंगे। आज भी हमारी ख्वाहिश अमन है, हम भी चाहते हैं इस खत्ते के अंदर अमन प्रिवेल करे, और मैं इस वक्त दोनों ममालिक के लोग भी चाहते हैं कि दोनों तरफ अमन प्रिवेल करे। मेरी तरफ कल बड़े टेलीफोन कॉल रहे हैं, आज रात भी आए, रात में जी अमेरिका से मेरे जो सिख कम्युनिटी के भाई हैं उनकी तरफ से कॉल रही हैं। मेरी गुजारिश होगी कि इस वक्त आप जितनी आग लगाएंगी आग भड़केगी। इस वक्त जलती पे तेल मत फेंके, इस वक्त जलती पे पानी फेंके। इस वक्त बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट है, क्यों कि अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो डिफेंस में जाएगा। जब पाकिस्तान डिफेंस में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट हासिल है पाक आम को, और पाकिस्तान जो आर्मी है उसके पास वो बड़ी पेशा वाराना उनके पास सलाहियत है। उन्होंने हमेशा प्रूव किया है कि एक पेशावर फौज है, और अगर खुदा ना खास्ता ये बात आगे बढ़ी तो ये फिर बहुत दूर तक जाएगी। सर, आपके वहाँ जो बताएं, वहाँ के जो हमारे सिख बहन भाई माए हैं उनके क्या जज्बात हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, उनके जज्बात पाकिस्तान के साथ हैं, उनके जज्बात ननकाना साहब के साथ हैं, उनके जज्बात अमन के साथ हैं, उनके जज्बात मोहब्बत के साथ हैं। और हम भी यही चाहते हैं
कि ये जो अमन और मोहब्बत है ये प्रिवेल करे। देखिए पाकिस्तान ने जेस्चर दिया, हमने कहा जी हम सिख यात्रियों के वीजे कैंसिल नहीं करेंगे, हमारे सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आना चाहते हैं हम उनको आने की इजाजत देंगे। हमने करतारपुर साहब बंद नहीं किया। करतारपुर साहब परसों जब भारत की तरफ से जो यात्री तशरीफ लाए, भारत की तरफ से जब एंटर होने लगे तो भारत ने उनको रोका। हमारी तरफ से करतारपुर साहब आज भी खुला है। हम अपने भारतीय सिख यात्री को कहते हैं आज आप हमें लिस्ट भेजिए कि कौन कौन आना चाहता है, हम आपको आज ही वीजा इशू करेंगे, आप आए और पाकिस्तान में आके हालात देखिए कि कैसे पाकिस्तानी आपको प्यार मोहब्बत देंगे। हम पाकिस्तानी तो हमेशा बात ही मोहब्बत की करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की कल की डायलॉग शुरू है दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा एक दफा फिर राब्ता बहाल होगा और इंशाल्लाह दोबारा एक दफा फिर अमन प्रिवेल करेगा। लेकिन मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं, फैमिलीज को, माओ को, बुजुर्गों को जो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो सिख कम्युनिटी जो भारत में रह रही है, बिल्कुल, और वो हमारे साथ खड़ी है, वोकल है, आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान के हक में। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम पेश करते हैं हम आपको जी। और ये पता है ये बहुत सही टाइम है कि ये अपने हक के लिए लड़े और जो इनका स्टांस है कि ये एक अलग मुल्क बनाए, इनको अलग कर दिया जाए, ये भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते। ये सिख कम्युनिटी के खिलाफ मसाइल की कोई एक लंबी लिस्ट है, तवील लिस्ट है। सिख रहनुमाओं को जैसे मरवाया जा रहा है मुल्क से बाहर, यूएस में, कनाडा में मरवाया जा रहा है, खालिस्तान तहरीक को दबाया जा रहा है। तो ये वक्त आ गया है सिखों के लिए भी। और अभी वो मुझे याद आया कि जब ये पाक भारत मामला शुरू हुआ तो सिख एहलकारों को जो फौज में थे भारत में उनको मारा गया। वो एक आपस में लड़ाई हुई तो 3 सिख एहलकारों को मार दिया गया। इनको वाकई अलग हो जाना चाहिए और हम आपके साथ। फरमाइए जी। बात देखे जी, ये जो आप बात कर रहे थे, ये जो हरदीप सिंह निज्जर साहब थे वो भारतीय शहरी थे। वो भारत के जुल्म से तंग आके 1984 में जब अटैक हुआ वो वहां से जाके कनाडा शिफ्ट हुए। लेकिन अगर वो एक फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो सिख जेनोसाइड की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सिखों के साथ जुल्म हुआ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आप जाके उनको कनाडा के अंदर उनको असैसिनेट करते हैं, फिर अमेरिका के अंदर आप अटेम्प्ट करते हैं, फिर यूरोप के अंदर आप अटेम्प्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप अटेम्प्ट करते हैं। तो आप तो इस वक्त मोदी सरकार को, खासकर जो भारत के अंदर बसने वाला एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे, सोशल कोहेजन पे बिलीव करने वाला भारतीय, उसको सोच रहा होगा कि आज दुनिया अगर भारत को कह रही है कि भारत इस वक्त एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नहीं कहा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत का कहा। तो आज भारत को और भारत की आवाम को ये सोचना होगा कि भारत का नाम उस तरफ क्यों आ रहा है कि भारत टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और बिल्कुल जुल्म हुआ वहां पे, जितनी अक़लियतें हैं वो सब सरापा इंसाफ नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई, दबा दिया गया बात को। वो इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही है। सिख आज भी 1984 का सिख आज भी इंसाफ की तलबगार है। भारत में बसने वाला मुसलमान जो गुजरात में दंगे हुए, जो गुजरात में मुस्लिम जेनोसाइड हुआ और जिस तरीके से बुचर ऑफ गुजरात कहा गया मोदी साहब को, इसी तरीके से वहां पे बसने वाला दलित कहता है मेरे साथ जुल्म ज्यादती हुई, वहां पे बसने वाला मसीह कहता है मेरे साथ जुल्म ज्यादती। पाकिस्तान की आप हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान की वजीर आला चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अकलियत मेरे सर का ताज है, जबकि आज भी आप बस रमेश साहब वक्त हमारे पास कम रह गया। बस ये बता दें आप भरपूर तौर पे तैयार हैं आप अगर भारत के साथ कोई मामला होता है और भारत ये एग्रेशन अपना मजीद बढ़ाता है तो क्या जज्बा है आपका? देखें ये वतन मेरी पहचान है, ये वतन मेरी शनाख्त है। इस वतन ने मुझे सब कुछ दिया। मेरे फोर फादर्स ने 1947 में ये मट्टी ना छोड़ के पैगाम दिया कि हम इस मट्टी के मुहिब वतन है और हमारी ख्वाहिश आखिरी दम तक अमन होगी। हम चाहेंगे अमन हो, लेकिन अगर अमन को हमारी कमजोरी समझा गया। ये जंग भारत के अंदर भी लड़ी जा रही है एक पागल लीडर के खिलाफ। उनके लोग भी जो एहतजाज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप अंदर से लड़ें, बाहर से हम संभालते हैं। बात होती रहेगी इस शो पर पाक भारत मामलात की और दीगर भी इश्यूज होंगे। एक ब्रेक हमने लेना है नादिया राइज एंड शाइन में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये देखिए कि वैसे कंपेयर करें तो भारत के अंदर जो डिवाइड है, जो एक अंदर एक जंग चल रही है, वो उसको भी फेस करना है। और बाहर जो है हम इनकी पिटाई कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। दे आर इन ट्रबल। मीडिया में जितना भी झूठ बोलो, यू आर इन ट्रबल इंडिया।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो सेलिब्रिटीज़ के स्टेटस एक के बाद एक स्टेटस आ रहा है, सब एक्टिव हो गए हैं अपने सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, अकाउंट्स हैं, उनसे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, अपने शो में शामिल भी करेंगे। कुछ मैसेजेस दिल पे लग रहे हैं, कुछ ने ऐसी खानापुरी की है, 2 लाइनें लगा के समझ जाएंगे, कुछ की समझ ही नहीं आ रही कि वो किस मुल्क की बात कर रहे हैं, नॉट क्लियर। एक मलाला यूसुफजई का भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने मैसेज दिया और ईमान से समझ नहीं आया किसकी बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं। असूलन तो समझा गया था, सोचा गया था, जिन्होंने उनकी इतनी ग्रूमिंग की है कि ये पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगी, वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगी, लेकिन ईमान से 2 घरों में भी वो पसंद नहीं की जाती। पाकिस्तान में तालीम के लिए काम करेंगी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगी एट ऑल। तो उनका मैसेज भी असल में हर दफ़ा जब वो कुछ कहती भी है तो वो ना समझ आता है या दुख पहुंचाता है। तो इस दफ़ा भी जो उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट में जो उनको कहना चाहिए था नहीं बोला, आए बाएं शाएं। तो और साथ में जिनका मैसेज समझ आया, बहुत अच्छा लगा, जाहिद का मैसेज। जाहिद अहमद ने, अच्छा मेरी ज़रा थोड़ी आवाज़ बैठी है तो ज़रा प्रोनाउंसिएशन भी अजीब सी हो रही है। जाहिद अहमद ने बहुत प्यारा स्टेटस लगाया, मैसेज दिया अवाम के लिए, अपने फैंस के लिए, और सबसे बढ़ के आर्म फोर्सेस के लिए। क्या कह रहे हैं कि जी वॉर और नो वॉर, वन थिंग शुड बी क्लियर मूविंग फॉरवर्ड, as long as this hateful butcher leads their country and their artists resonate the same, instead of aspiring to work with them, ये सुनिएगा, instead of aspiring, dream भी लगा देते, to work with them, our artists should feel disgust at the thought of being associated with such mentalities. Enough of this BS. Art has no boundaries. ये कोई भी, ये फजूल जो आपकी जो BS है कि जी बकवास है, by the way, that art has no boundaries. They have clearly defined the boundaries and crossed them. Shame on you, India. देखिए ना, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, ये तब कहते हैं जब रेसिप्रोकेट किया जाता है दूसरे। तो उन्होंने तो बाउंड्रीज वजह कर दिया, बल्कि बाउंड्रीज को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। तो जाहिद अहमद ने बहुत प्यारा पैगाम दिया पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, अपने फैंस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत जरूरी खुशी हुई। और ये शोएब मलिक ने क्या कहा, शोएब मलिक, प्राउड ऑफ माय कंट्री, आवर पीपल एंड आवर आर्म फोर्सेस फॉर बीइंग यूनाइटेड इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड। हम एक हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, नाउ एंड ऑलवेज। वेरी गुड, क्या बात है शोएब भाई, बहुत शुक्रिया शोएब, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, 1 बाय 1 हम बताते जाएंगे जिन आर्टिस्ट ने, सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तान के लिए बात की है, मोहब्बत का इजहार किया है, और इसके साथ साथ हम जरा ये इन सीरियस इश्यूज पर भी बात करते जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत सीरियस इशू, ये भी बहुत सीरियस इश्यूज है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। ये तो आपका हक है जो आपको अदा करना है, ये कर्ज है मिट्टी का जो अदा करना है, और जो कर रहे हैं बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज। और जिस तरह हमने अगर पिन पॉइंट किया तो हम ये भी पिन पॉइंट करेंगे कि जिन्होंने अच्छे स्टेटस लगाए, जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई इन टेस्टिंग टाइम्स में, उनको भी हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर फ्रंट पे हम बिल्कुल हम वक्त तैयार है भारत से। अच्छा, अब ये जो भारत ने फजाई शिकस्त भारत को मिली, राफेल तैयारे हमने गिराए, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम ड्रोन भेज देते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है, हमारे 15 मकामात पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है। तो भारत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनली भी राब्ते तो हो रहे हैं, ममालिक जो भी पावर्स हैं दुनिया की बड़ी, वो कंसर्न भी हैं इस सूरत हाल को लेकर, भारत के एग्रेशन को लेकर। तो एक वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है यूएस के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से। इसके साथ साथ नायब सदर यूएस के, उन्होंने भी पाक भारत कशीदगी पर अहम बयान दिया है। तो इस सूरत हाल पर हम ज़रा बात करेंगे। दिफाई तज़कियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। आगाज़ हम आपसे ये जो बयानात आ रहे हैं, या ये जो राब्ता हुआ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, वज़ीर ख़ारजा से यूएस के, और नायब सदर का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम इस कशीदगी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम मॉनिटर तो इस सूरत हाल को करेंगे, लेकिन इन दोनों मुल्कों की जो ये कशीदगी और ये जंग की सूरत हाल है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फिर वज़ीर ख़ारजा का राब्ता भी, ज़रा इस पर बताइए कि ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब और नादिया, आपने मदू किया अपने ज़बरदस्त मॉर्निंग शो में। देखें, मुख्तसरन में पहले ये बताऊंगा कि पहली बात यह है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। पिछले 38 साल में ये 8वां क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट है जो यकतरफा तौर पे भारत ने इस खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के नतीजे में शुरू किया है।
और अगर आप देखें तो 87 में ब्रास टैक्स, 1990 में कश्मीर क्राइसिस, फिर 98 के 9 न्यूक्लियर टेस्ट, स्टैंड ऑफ 2001-2, उसके बाद आपको समझौता एक्सप्रेस याद होगी, फिर उसके बाद आप देखें जो मुंबई में हमले हुए थे, फिर उसके बाद पुलवामा, और फिर आज ये 8वां क्राइसिस है जो एकतरफा तौर पे भारत ने शुरू किया है। अमेरिका का रोल इम्पोर्टेंट इसलिए रहा है कि उसने क्राइसिस को डिफ्यूज और मैनेज करने में अपना किरदार अदा किया है, लेकिन इस दफा एक मुनफरिद पहलू ये है कि आप देखें कि चाहे सदर ट्रंप हो, चाहे उनके वजीर खारजा हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, उन्होंने किसी हद तक जो भारत की तवक्कुआत थी वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। और ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये एक हकीकत है कि 78 साल में आज भारत अमेरिका के जितना करीब है उतना कभी नहीं था। वो चाइना को कंटेन करने के लिए भारत को जिस तरह खड़ा कर रहे हैं, कील कांटे और असलहे से लेस कर रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे। 80 अरब डॉलर का उनका दिफाई बजट है जो कि चीन, अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा है। तो उसके बावजूद जब भारत ये तवक्को करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका अपना दबाव डालेगा और अमेरिका नहीं डालता, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सुबकी और सिफारती नाकामी है भारत की, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। दूसरी तरफ जब हमारे वजीर आजम को फोन किया अमेरिकी वजीर खारजा ने, तो उसका जो एलामिया सामने आया है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो वाज़े तौर पे बताता है कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कशीदगी में कम करने में वजीर खारजा साहब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में भी फोन किया। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये बात वाज़े की कि देखें पिछले 3 दिनों से मुसलसल एकतरफा तौर पे भारत की जानिब से जारहियत का इर्तिकाब किया जा रहा है। और देखिए उनका कितना गलत बयानिया है कि जी हमने तो दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया है। तो पिंडी स्टेडियम में कौन से दहशतगर्द छुपे हुए थे कल? पूरे पाकिस्तान के तुलो अर्ज में जो उन्होंने हमले करने की नाकाम कोशिश की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिफाई अफवाज ने नाकाम बनाया, तो उससे ये बात साबित हो जाती है कि उनका बयानिया भी गलत है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए होगी वो ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह पाक फजाइया के शाहीनों ने यूं समझें कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी एयर बैटल, जिसमें 100 से ज्यादा तैयारों ने शिरकत की और जिसमें भारतीय फजाइया की 3:1 की रेशो थी और जदीद तरीन राफेल तैयारे थे, उनको ना सिर्फ मार भगाया बल्कि उनकी अपनी सरहदों के अंदर उसमें से 5 जदीद तरीन राफेल तैयारे चंद मिनटों के अंदर तबाह कर दिए। तो यकीनी तौर पे उनकी जो फजाइया है, अब उनके अंदर ये अहलियत और ख्वाहिश नहीं है कि वो पाकिस्तान के शाहीनों का सामना करे। इसलिए कल उन्होंने ड्रोन भेजे कि कहीं अभिनंदन जैसे मजीद सरकारी मेहमान जो हैं वो हमारी मेहमान नवाजी का को एंजॉय ना करें। और फिर आज रात से आप देख रहे हैं कि उनका मीडिया इतना बदहवास हो चुका है कि पहले तो बहुत से लोग गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। मैं तो उनसे हमदर्दी करता हूं कि जनाब उनकी जहनी हालत ये है कि उनको ख्वाब में भी पाक फजाइया और हमारे अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं, जो कि अभी हमने लॉन्च ही नहीं किए हैं। शाहीनों से डरे में वो शाहीन आए, पाकिस्तानी नजरें उनकी आसमान पे। बिल्कुल, आप देखें, अभी मैं आपको ताबीर करता हूं, तारीखी ताबीर। शेक्सपियर की एक नज्म है, उसमें वो कहता है कि जब सलीबी जंगों के दौरान जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इतना खौफ था, जो मगरबी अफवाज थी कि उनकी माएँ रात को बच्चों को डरा के सुलाती थी कि सलादीन आ रहा है, आप सो जाएं। तो यूं लगता है कि पाक फजाइया से भारतीय माएँ अपनी बच्चों को डरा के सुला रही हैं, लेकिन उनको नाइट में रात को ख्वाब में भी आ रहे हैं कि F-16 आ रहा है और JF-10C आ रहा है, JF-17 आ रहा है, और वो ख्वाबों में ही उनसे लड़ रहे हैं और ख्वाबों में ही उनको गिरा भी रहे हैं, जबकि पूरा आलमी मीडिया एक्सपोज कर रहा है, उनके ऊपर हंस रहा है। और मैं समझता हूं कि ये वॉर जो है ना, ये भारतीय फौज नहीं, असल में बॉलीवुड लड़ रही है। तो मेरे ख्याल में इनको अपना दिफाई बजट बॉलीवुड पे लगाना चाहिए ताकि उनके लोगों को रोजगार भी मिले और वो लगा रहे हैं सर, जब तो ये हाल है, वो लगा रहे हैं उसपे, जब ये हाल है। जी की परफॉर्मेंस देखी थी जो वो 2 खवातीन को ले आए थे संदूर लगा के, उनका बस नहीं चला कि साथ 2 आइटम नंबर भी कर दें। नहीं, और ये भी है वो जो राफेल मोदी तड़प रहा था कि उन खवातीन के साथ एक डांस भी उसका हो जाए, एक आइटम नंबर हो जाए। इतनी अदाकारी और इतनी घटिया अदाकारी, वाकई लग रहा है कि मतलब ये कुछ ड्रामा चल रहा है। उनके एंकर्स जो हैं, उनकी स्क्रिप्ट जो है बॉलीवुड वाले राइटर्स लिख रहे हैं, आपको पता है जी, वही लिख रहे हैं। उनकी जबान अगर आप सुने
तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो सनी देओल की मूवी का स्क्रिप्ट चल रहा है, ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो जवान के डायलॉग नहीं थे, पकड़े जा रहे हैं और जुमले पकड़े जा रहे हैं, डायलॉग। आप ये देखिए कि वो राफेल तैयारा जब आया था, उन्होंने कहा कि पुलवामा में काश मेरे पास राफेल तैयारा होता तो ये पुलवामा वाला वाकया ना होता। फिर वो तैयारे आए और वो फुटेज भी है किस तरह आरती उतारी जा रही है उस तैयारे की। जी जी और उसको बिल्कुल, नींबू भी थे टायर के पास, नारियल भी फोड़े गए। वो ये भूल गए कि उसको चलाने का भी तरीका है, कितनी टेक्नोलॉजी आप ले लें, चलाने का तरीका और वो जज्बा कहां से पायलट में लाएंगे। चलाने वाला पाकिस्तानी जज्बा हो तो फिर बात बनती है। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था, बैनुल-अक़वामी सतह पे उनका मजाक इसलिए उड़ रहा है कि जब डेजोल्ट कंपनी खुद इसका एतराफ कर रही है, फ्रांस का जो मुस्तनद तरीन अखबार है लीमोंड, वो खुद न सिर्फ इस बात का एतराफ कर रहा है बल्कि भारतीय फजाइया की नाकिस कारकर्दगी पे तनकीद भी कर रहा है। मार्टिन बेकर जो कि कंपनी है जो कि इजेक्शन सीट बनाती है, वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रमोट कर रही है कि देखें जिन पायलट्स की जान बच गई, जिनके जहाज गिरे हैं। तो ये वो सबूत हैं। और सबसे बड़ा सबूत ब्लूमबर्ग ने ये बताया है कि जो यूरोप की सबसे बड़ी और बेहतरीन तैयारा साज कंपनी डेजोल्ट जो कि बनाती है राफेल, उसके शेयर्स आलमी मंडी में गिर रहे हैं। तो और आपको इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि जो मगरबी ताकतें कील कांटे और हथियारों से भारत को लेस कर रही थी, अरबों डॉलर के असलाह दे रही थी, खुद उनके तजारती मफादात पे इतनी बड़ी जद पड़ रही है, इतने गैर मोहतात गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जिस तरह भारत उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों को जाया कर रहा है। और एक झड़प में आप देखिए पाक फजाइया के शाहीनों ने उनके ऊपर मुकम्मल 1 घंटे के अंदर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर दी, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए कि उनके पायलट्स अब नहीं लड़ना चाहते पाक फजाइया से। अब इसलिए वो मजबूर हैं ड्रोन भेज के अपने अवाम को ये कन्विंस करें। और सर गलत बात है कि जी कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया, एयरपोर्ट को हमने तबाह कर दिया। देखें जी समुंदर में भारतीय शिप जो हैं, नेवी हैं, निशाना ताने खड़ी हैं। अरे भाई तो तुम पिशावर पे हमला कर दिया और अब कोयटा पे मार्च कर रही है। ये कोई फिल्म देख रहे हैं और वो असल में आप देख ही नहीं रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि आपने हमारे चैनल्स बंद किए हैं। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आपको कोई सनी देओल की घटिया फिल्म दिखाई जा रही है, क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन कितनी फॉल्स रिपोर्टिंग कि एक एनालिस्ट, एक जर्नलिस्ट के कुछ अपने भी एथिक्स होते हैं, एक इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है, कोई शर्म नहीं आती। अच्छा बिल्कुल सईद भाई, ये मुझे बताइएगा कि अब शुरुआत तो उन्होंने राफेल से की और वहां उन्होंने हजीमत उठाना पड़ी उन्हें, फिर ड्रोन तक आए। अब मुमकिन तौर पर आप क्या समझते हैं भारत की क्या हिकमत अमली हो सकती है इन 3-4-5 दिनों के अंदर? देखें, बुनियादी बात मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि देखें पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ है। 3 चीजें हुई हैं। पहले जब हमने उनके जो राफेल तैयारों को जाम किया, फिर हमने उनको मार गिराया, और जब उनके 30 के करीब ड्रोन्स भी हमने गिरा दिए, तो फिर अब वो इतने बदहवास हो गए हैं कि वो अवाम को झूठे नैरेटिव जो है उसके अलावा कुछ नहीं बेच सकते। जी अच्छा, और ये ड्रोन का जरा मुझे बताइएगा, कल से ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन आ गए और कैसे आ गए, क्यों आ गए, फिर गिराने की टाइमिंग क्या थी, जल्दी क्यों नहीं गिराया, बाद में क्यों गिरा दिया। जरा आप भी इसकी वजाहत करें, आपको आपकी एक्सपर्टीज भी है इन मामलात में, कहिएगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पाक फजाइया की और हमारे डिफेंस सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की। जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात ये है कि ये एक हकीकत है कि पिछले 8-10 साल के दौरान दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, मुख्तलिफ महाजों पे ड्रोन्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो अजरबैजान नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट हो, सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन वॉर हो, रिसेंटली भी जो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी रही, उसमें ड्रोन्स को बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसी इंस्पिरेशन के तहत मैं समझता हूँ भारत ने जब एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान पे 30 के करीब ड्रोन्स भेजे, तो आप देखें कि हमने वो तमाम ड्रोन्स जो हैं इंतहाई कामयाबी से गिरा दी। अच्छा, इसका मतलब टेक्निकल और मिलिट्री लैंग्वेज में ये है कि परसों हमने काइनेटिक तरीके से अपने शाहीनों के जरिए से उनके जदीद तरीन सफ़े अव्वल के तैयारों के खिलाफ 1 घंटे में एयर सुपीरियरिटी अचीव कर ली थी। ठीक है। तो कल जब उन्होंने ड्रोन्स के जरिए से पाकिस्तान पे हमला किया, तो हमने उनके 30 के करीब ड्रोन्स को सॉफ्ट किल यानी कि नॉन काइनेटिक तरीके और चंद काइनेटिक हथियारों के जरिए से मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाया और उनको अपने मुल्क को और अपनी फजाओं को बड़े
नुकसान से बचाया। अच्छा, ये भी कोई सस्ते ड्रोन नहीं है, ये एक ड्रोन जो है तकरीबन $10 मिलियन का होता है। तो आप देखें कि एक दिन के अंदर मजीद $300 मिलियन का असलहा इन्होंने पाकिस्तान पे जाया कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो अल्लाह की मेहरबानी और कौम की हिमायत के साथ न सिर्फ जज्बे जहाद, जज्बे शहादत के साथ मालामाल हैं, बल्कि फनी महारत, चाहे वो काइनेटिक डोमेन में हो चाहे नॉन काइनेटिक डोमेन में हो, हर डोमेन में हम अल्हम्दुलिल्लाह भारत को डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनके खौफ का सर ये आलम है कि इनके जो बिग शॉट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं अपनी फैमिलीज के साथ। अंबानी भाग गया से अपने पूरे खानदान, और अजीब से वो जो उनकी बहू और वो उनके मामलात हैं, आपको पता ही है। ये वो भी, उनको भी पहले तो मैं सबसे छोटी बहू को पकड़ा होगा, छोड़ मेरी बीवी तू तो आना मेरे साथ, वो उनको भी लेके भाग गए हैं, बेटे को लेके गए। अच्छा, और उनको भी लेटे गए होंगे। इसके अलावा और भी जो हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, दे हैव लेफ्ट द कंट्री। फियर है, उनको पता है कि शाहीन आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान का रिस्पांस भी इससे बताइएगा, क्या हो सकता है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी ये रिस्पांस। बेशक, बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है इस वक्त ऑलरेडी। देखें, ये 4 महाजों पे जंग लड़ी जा रही है। एक इंफॉर्मेशन का महाज है जिसमें माशाल्लाह आप जो है, आप जैसे जो एंकर्स और सहाफी हैं वो दुनिया को हकीकत बता रहे हैं और दुश्मन के झूठ का जो है जी सर, हमें इसलिए बैन भी कर दिया उन्होंने, कर रहे हैं। बाकी चैनल्स की बात किया लेकिन बैन कर दिया। वो दूसरी डोमेन जो है वो सिफारती डोमेन है, जिसमें आलमी सतह पे तमाम ताकतों को हम बता रहे हैं भारत की जो तमाम गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी जारियत की कोशिशें हैं। हमारे मासूम बच्चे, 7 साल के बच्चे को शहीद करना कोई दहशतगर्दी है के खिलाफ जंग है। और फिर तीसरा महाज जो है वो कानूनी तौर पे भी हमने बता दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी से निकलने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अब जो आखिरी मिलिट्री महाज है उसमें भी आप देखें कि हमारे शाहीनों ने किस तरह फौरी तौर पे उनको अपने अवाम और आलमी बरादरी के सामने शर्मिंदा किया है। तो अब लेकिन ये बताना जरूरी है कि हमने उनकी गलत फहमी को दूर करने और वो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का उनको महंगा सबक 6 साल पहले दिया गया था, अब यूं लगता है कि उसको मजीद दोहराने का, उनको याद दहानी का वक्त आ गया है। और क्योंकि लातों के भूत आप जानते हैं कि बातों से नहीं मानते, हमने बहुत सब्र सब दिखाया, लेकिन 30 से ज्यादा पाकिस्तानी मासूम शहरियों की जो शहादत है, इसमें जिस तरह कहा गया हमारी फौजी और सिविलियन क़यादत ने कि उनके हर खून के कतरे का उनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम जो है दिया। हम ऐसा सबक उनको सिखाएंगे कि न सिर्फ ये कि मोदी साहब का जो कद काठ है, 56 इंच का सीना है, वो अवाम के सामने सुकड़ जाएगा, बल्कि आलमी सतह पे भी जो ताकतों को गलत फहमी है कि ये एक सुपर पावर को कंटेन करने के लिए खड़ा किया जा सकता है, वो भी उनकी हकीकत को बहुत जल्द बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये टाइमिंग भी तो देखे ना, मोदी का इलेक्शन आ रहा है, जीतने का चांस नहीं। उनकी जो अपोजिशन है शदीद गुस्से में है और एक्टिवली उसके अगेंस्ट जो है कैंपेन कर रही है, एक्सपोज कर रही हैं, कोई चांस नहीं उसका जीतने का। तो उसका लास्ट उसने कहा, इतना वो भूखा है पावर के लिए, उसने कहा मार दो, अपने लोगों को मारो और थोड़ा वहां भी उनको मारो, मैं जीत जाऊं, सब मर जाएं, मैं जीत जाऊं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने लगी हूं, प्लीज समझिए इस बात को, ये बहुत सेंसिटिव बात है। हमें बायकॉट करना है इंडिया का, मेड इन इंडिया का, और ये एक बहुत बड़ी पावर है। हमारे से बहुत लोग इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। काउंसलेट्स के बाहर जो हम लोग वो लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानियों सुनो, तुम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बायकॉट करना है। वो चीजें जो बाहर मुल्कों में मिल रही हैं, वो कपड़े, वो अशिया, वो ग्रोसरीज जिनके ऊपर लिखा है मेड इन इंडिया, डू नॉट बाय देम, लेट्स हिट ऑन देयर इकोनॉमी ऑल्सो। और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनकी अपनी बिजनेस कम्युनिटी मारेगी मोदी को कि देखो हमें कितना नुकसान हो रहा है। हम तो उनका मिलियंस में नुकसान या हमारी फोर्सेस कर ही रही हैं, आप लोगों ने भी उनका जो है नुकसान करना है, ठीक है। उनकी चीजों को बायकॉट करें, बॉलीवुड स्टार्स को अनफॉलो करें अभी इसी वक्त। उनका कोई भी पेज है अनफॉलो करें, कोई सब्सक्रिप्शन है अनफॉलो करें, बिल्कुल इनको ब्लॉक करें। और उसके बाद जो उनके कॉन्सर्ट्स दुनिया में कहीं भी हो रहे हैं, कहीं भी इनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उन पे आपने टिकट नहीं लेने। और मैं आपको एक अच्छी खबर बताऊं, अरिजीत सिंह जो कि
भारतीयों में बहुत मकबूल है, अरिजीत दुनिया सिंह। भर में पाकिस्तानियों में बहुत मकबूल है। और जब उसका कॉन्सर्ट होता था तो पाकिस्तानी ज्यादा टिकट्स परचेज करते थे कंपेयर टू इंडियंस इन मेनी कंट्रीज, क्योंकि प्यार है। यहाँ से लोग टिकट्स लेके, वीजा लेके जाते थे दुबई में, अबू धाबी, कतर, जहां भी उसका कॉन्सर्ट हो जाते थे, और वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे पाकिस्तानी फैंस को एट वन टाइम। अभी क्या हुआ कि कॉन्सर्ट था अरिजीत सिंह का इन अबू धाबी, इन चेन्नई, कैंसल्ड। जी हाँ, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है इसलिए क्योंकि पाकिस्तानियों ने टिकट्स नहीं लिए। उन्होंने अपनी फ्लाइट्स और जो टिकट्स बुक थे वहां जाके अटेंड करने के लिए कैंसिल कर दिए, नहीं जा रहे, तो कॉन्सर्ट हो गया फ्लॉप। शाबाश। ये जो हम समझते हैं ना हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, नहीं ये बिल्कुल ये है, बहुत बड़ी चीज बन जाती है। बहुत बड़ा बम मारा है आपने, बहुत शदीद लॉस हुआ है उनको। इकोनॉमिक वॉरफेयर, बिल्कुल ऐसा ही है। इकोनॉमिक वॉर, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब जिन मुल्कों की मईशत स्ट्रांग होती है, ज़ाहिर है उनकी ही ज्यादा से होती है, तो अपनी कैपेसिटी में ओवरसीज पाकिस्तानीज बॉयकॉट करें। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी उनके आर्टिस्ट का, उनकी प्रोडक्ट्स का, जिस भी तरीके से आप ये समझ रहे हैं ना कि भारत को फायदा पहुंच सकता है उस चीज का करने से, तो उसको तर्क कर दें, खत्म उनकी कर दें। दुकानों में, उनके रेस्टोरेंट्स में, उनके ढाबों में नहीं जाना। बिल्कुल। एक उससे ब्रेक, बेहतर है कि हम भूखे रहें, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, उनका कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। लेट्स बायकॉट इंडिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन देखते रहिए। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जी, ताजा खबर है, ताजा खबर है, बहुत बड़ी What a पेशरफ्त हुई है। development। और इस पेशरफ्त से मुतालिक एंटिसिपेट तो किया जा रहा था, जिस तरीके से भारत, ये मोदी सरकार जंग की जो इस वक्त कैफियत वहां पर क्रिएट है, जूनियत है, जाहिर है उस पर काउंटर किया जा रहा है भारत के अंदर भी। और भारत के अंदर न सिर्फ आम लोग इसको काउंटर कर रहे हैं, इस पर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद अरुण भंसाली ने मोदी को खत लिख दिया है। और इस खत में जरा सुनिए आप क्या वो कह रहे हैं। मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत में ये आवाजें उठने लगी है। खत में भारतीय हुकूमत के इकदामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारों की तबाही पर भी सवाल उठा दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, उन्होंने ये अब मोदी हुकूमत को खत लिखा है। उनके पास कोई ऑप्शन, भारत के लोगों के पास, भारतीय हुकूमत, ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, जो उनकी अदालत है, उसके पास कोई ऑप्शन मोदी ने छोड़ा ही नहीं है। बस ये कि मोदी को बताया जाए, खत लिखकर वो बता रहे हैं। अच्छा, खत में मजीद नादिया सुनिए जरा क्या लिखा है। ये भी लिखा है कि भारत के जंगी इकदामात का बिहार के इलेक्शन से गहरा ताल्लुक है, जो हम भी बात कर रहे थे, और वहां के लोग भी ये बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये इकदामात सियासी पॉलिटिकल गेन के लिए किए जा रहे हैं और हमेशा से ये ट्रेल रही है, अगर हिस्ट्री रही है मोदी की, कि जब भी वो अनपॉपुलर होता है तो वो इस तरह के इकदामात करता है पाकिस्तान के खिलाफ, करता है। और जी, उसको कोई परवाह नहीं कितने लोगों की जाने जाती हैं। हाँ, लेकिन जरूरी है कि मुसलमान ज्यादा मरे, सिख ज्यादा। बिल्कुल, आगे आगे सुनते जाइए। इलेक्शन से गहरा ताल्लुक है इसका, ये खत में लिखा है उन्होंने कहा है कि बिहार के अवाम की फैसला साजी पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। यानी लोग मोदी से मुतनफिर हैं, वो मोदी को वोट नहीं देना चाहते, तो मोदी इस तरह के इकदामात करके उनका जो वोट यानी राइट टू वोट है कि किसको देना है, तो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश मोदी साहब कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, तो ये अवामी जज्बात के साथ खिलवाड़ है। और ये वही जज्बात है जो नादिया आप भी जिनका जिक्र कर रही थी, हम भी कर रहे थे, कि जब भी मीडिया जाता है, मोदी का मीडिया, मोदी फंडेड मीडिया जब जाता है, और वो तो नजर असली बात सामने आती है, नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, उनको भी नजर आ रहा है। जी। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि रियासत की सालमियत और शहरियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बड़ी सीरियस बात, यानी सीरियस कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की तरफ से। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये शहरियों के तहफ्फुज़ पर समझौता कर रहा है मोदी इस वक्त एक आग में धकेल रहा है भारत के अपने शहरियों को। उन्हें जागने की जरूरत है और अब शहरियों की जानो माल से खेल रहा है वो, तो उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं इस पर टॉलरेट नहीं किया जा सकता। वो किसको कह रहे हैं? वो मोदी के खिलाफ, जो हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पर कहा कि रिवॉल्ट होने जा रहा है मोदी के खिलाफ। अब फौज के अंदर, भारतीय फौज के अंदर रिवॉल्ट कोई वो फोर्सी कर रहे हैं और देख रहे हैं, और यही रिवॉल्ट आप देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर भी उनकी आ गया है कि कैसे कर रहे हैं आप, ये खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और किसी भी जंग के पीछे जरूरी है रीजन, लॉजिक, स्टांस, कुछ भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल।
खत में कैसी मजीद जंग का गई? सुनते जाइए, जरा गौर से सुनते जाइए, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और वीपीएन लगा के भारतीय अवाम के लिए भी हमें बता रहे हैं। खत में मजीद कहा कि इस तरह के इकदाम आईन में दर्ज सेकुलर, कहां गया वो सेकुलर मैंडेट? वो तो पता नहीं, वो बातें तो हवा हुई, वो तो तारीख खत्म हो गई, मस्त कर दी मोदी ने। सेकुलर मैंडेट की अब वो बात कर रहे हैं कि सेकुलर मैंडेट के खिलाफ है। अकलियती बरादरियों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन भी आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो ये पॉइंट भी नादिया रेस किया जा रहा है कि अकलियती जो माइनॉरिटीज है उनको जैसे आप, और अब नरेंद्र मोदी को खुद एक मिसाइल मारना पड़ेगा अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपने कोर्ट्स को उनको चुप कराने के लिए। किस किस से लड़ेंगे आप, ये बिल्कुल। बताइए। अकलियती बरादरियों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन भी आइन की सरीहन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, जिस पर भारत में बड़ा फख्र किया जाता है और बड़ा कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अकोमोडेटिव है, हम लोग तो सेकुलर हैं, हम सबको रहने का मौका देते हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन ये तार तार कर रहा है उस सेकुलर मैंडेट को भी, उस सेकुलर भारत को भी और उनके आइन को भी। 5 लड़ाका, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 5 लड़ाका भारतीय तैयारों की तबाही अफसोसनाक और मायूस कुन है। यानी ये एक्सेप्ट कर लिया है भारतीय जो चीफ जस्टिस है इलाहाबाद के, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये 5 जहाज जिसको डिनाई कर रहा है भारत, उन्होंने कहा है कि 5 जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं राफेल। तो मजीद भी ये बड़ा लंबा एक खत है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने। मीसम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखें, हकीकत तो छुप नहीं सकती है जी। और हकायक तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जुडिशरी अब मोदी को आईना दिखा रही है। कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने मुफस्सल इसके ऊपर तबसरा किया। एक्सक्यूज मी। और मैं डे 1 से एक ही बात कर रहा हूं कि ये जंग चल रही है आरएसएस हाकिम और इंडियन अवाम के बीच में। पाकिस्तान तो इसमें थर्ड पार्टी है। मोदी जिस माइंडसेट के ऊपर चल पड़ा हुआ है, ये कोतलिया की टीचिंग थी कि हुकूमत लेने के लिए इतना झूठ बोलो कि अगर आपकी आवाम उसके ऊपर 10% भी बिलीव कर ले तो आपका फिर भी हुकूमत के ऊपर कब्जा हो जाए। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद में जो निकले हैं, ये कोई पहला सिपाही नहीं है जो भारत में वो सेकुलर मोदी सेकुलर जो गांधी जी का इंडिया था उसको बचाने के लिए वो निकले हैं। क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये माइंडसेट हिंदुआता का जो है इंडिया को कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है और ऑलमोस्ट धकेल चुका हुआ है। इस वक्त सारे रीजन इंडिया के अंदर आप देख लें तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली पीक पे पहुंच चुकी हुई है। सबसे बड़ा जो इस एस्केलेशन में इंडियन आर्मी को रेजिस्टेंस पेश आ रही है वो लॉजिस्टिक की पेश आ रही है, क्योंकि ना पंजाब की आवाम उनको वहां से मूव होने दे रही है, उन्होंने खेतों में पानी छोड़ दिया हुआ है, ना कश्मीर में वो अपना लॉजिस्टिकली मूव कर पा रहे हैं। ये नफरत का इजहार है जो अवाम ने मोदी को दिया है। और ये बिहार और गुजरात के इलेक्शन पूरे के पूरे उस सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत को ले डूबे हैं। बेशक। और आज का ये खत जो है ये मुंह बोलता सबूत है। पहला जो इसमें मेजर एक नतोश खड़ा हुआ था, उसके बाद नदरन कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल कुमार थे उन्होंने सच बोला। तीसरा सच बोला इंडियन एयर वाइस चीफ ने कि हमारे पास पाकिस्तान की एयरफोर्स में लड़ने की सकत नहीं है और ये पंगा ना लिया जाए। बिल्कुल चौथा सर, उनसे सच उनकी बोला अपनी आवाम इंडियन, पूछ रही है, उनकी अपनी फोर्सेस पूछ रही हैं, सिख पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं कि मोदी बताओ हम क्यों मासूम लोगों पे बम गिरा रहे हैं, ये इस जंग का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी का जवाब क्या था? बिकॉज आई कैन, दैट्स ऑल। उसकी वजह ये है कि ये मोदी की अपनी जंग ही नहीं है। मोदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ये मोदी की जंग नहीं है। मोदी तो इस जंग में एक टिश्यू पेपर की तरह यूज हो गया है। अच्छा। ये भी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपके सुनने वालों को बताता चाहूं कि ये जंग इजराइल ने मोदी के ऊपर मुसल्लत की है अपने थिएटर से दुनिया की तवज्जो हटा के पाकिस्तान के थिएटर के ऊपर दुनिया की तवज्जो लगाने के लिए। ये असल में मोदी इसमें सारा यूज हो गया है
और ये दो जंगें इस वक्त पाकिस्तान की इस रीजन के अंदर चल रही हैं। जी जी। एक इजराइल वर्सेस पाकिस्तान, दूसरा मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया। यस बिल्कुल सही। यस। अच्छा अभी सर एक और चीज मुझे बताइएगा, देखिए इसमें यह भी है कि नाजुक मोड़ पर आईनी जिम्मेदारी से गफलत पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। अच्छा आप जो कह रहे हैं ना कि लोग, आम आदमी जो लेमैन है वो तो बात करता ही है, एनालाइज कर रहा होता है चीजों को, या फिर एक्स आर्मी मैन कह रहा है कि हमारे पास सख्त नहीं है, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के पासदार लोग हैं, ये तो आईन और कानून की हुक्मरानी के ये जो इदारे हैं, जुडिशरी का इदारा खास तौर पर, चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह की बातें करना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, भारत इस वक्त खतरे में है, तो ये तो बहुत बड़ा एक अलार्म है, ये तो ऐसी वेकअप कॉल दी है भारतीय आवाम को चीफ जस्टिस ने। जरा इसकी सेंसिटिविटी बताइए। देखें जी, ये अभी आवाज जो उठी है, ये अब आज के दिन में सिर्फ 8 से 10 घंटे में देखिएगा कि ऐसी लाखों आवाज भारत से अंदर से उठने वाली है। ये पूरा एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट है जो इंडियन पीपल दे लव दैट कल्चर। वो बेसिकली वही सेकुलर और डेमोक्रेटिक भारत चाहते हैं जो गांधी जी ने उनको तोहफे में दिया था। वो ये मोदी वाला इंडिया कभी भी नहीं चाहते। और जो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जस्टिस अरुण बंसाली जो हैं वो एक हिंदू और वो ब्राह्मण कौम से उनका ताल्लुक है, बड़ी खानदानी आदमी है। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये खुशकिस्मती है हमारी कि वो हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं। जी जी। अगर इसकी जगह पे कोई आज सिख चीफ जस्टिस इस तरह बोलता तो अभी तक उसका सर तन से जुदा हो चुका होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। और ये बताऊं, वापस वहां चले जहां से शुरू हुए थे, पहलगाम अटैक पे अब उनके फौजी बोल रहे हैं ये बड़ा ही अजीब अटैक था, इतने फौजी जो वहां मौजूद थे, जो पहरा दे रहे थे, उनको हटा दिया गया था इस अटैक से पहले। कितनी अजीब बात है। वही सवाल कर रहे हैं कि उनको क्यों हटाया, ये उनका अपना वेकअप कॉल है। ये जो हमने ये आस्क expose मोदी जो हम हो दिखाते हैं ना, ये वो सूरत-ए-हाल आने वाली है मोदी के ऊपर। मोदी भाग रहा होगा और उसको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिली। यहाँ पर हमें क्लोजिंग करनी है, शो का वक्त खत्म हो गया। राइजिंग शाइन में कल नहीं मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। वीकेंड है, वीकेंड कहाँ है? जी फ्राइडे है। हमें कोई दिन का समझ नहीं, क्या दिन क्या रात क्या चल रहा है, कुछ होश नहीं।